एक बार फिर से पढ़ो तो ऐसे के परिवार में आप सबका स्वागत है। सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस तो जो 2025 में एग्जामिनेशन हुआ था उसका आंसर की आ चुका है और उस आंसर की को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दो तीन चीज़ें आपको मैं शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि देखिए, आंसर्स मोस्ट ऑफ द आंसर्स करेक्ट हैं इसके। मैं एक बार ओवरऑल इसके थ्रू गया हूँ और मैं डिटेल में कल की वीडियो में एनालिसिस करूँगा, क्योंकि अभी सब आंसर की जो दिया हुआ है एनटीए का उसको बस मैच करना चाहते हैं जल्दी, क्योंकि बहुत लोगों को देखकर मैच भी नहीं करने आता। दूसरी बात, एनटीए को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना चाहिए था क्वेश्चन सेट करने में। इतना आसान कौन पूछता है भाई? ये तो 2024 वाला सब कह रहे थे आसान है आसान, ये तो उससे बहुत ज़्यादा आसान पेपर है। जब मैंने देखा, बहुत सारे लोग मॉडरेट कह रहे थे। मॉडरेट क्या, इसको मैं मॉडरेट कहूँगा। और मैं ऐसे क्लिक बेट के लिए और मैं इतना सारा वीडियो तो कट ऑफ ये सब चीज़ों के लिए नहीं डालता। और जो हर एक क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं और आंसर को, वो सब सब क्लिक बेट है। ये सब चक्करों में मत पड़िए। तो और एक चीज़ और आपसे कहना चाहूँगा कि आपको आंसर की सबको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई एक बंदा चैलेंज करता है और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो आपको भी मार्क्स दे दिए जाते हैं। ऐसा होता है, ऐसा नहीं कि आप पर्टिकुलरली चैलेंज करेंगे आंसर की को तब जाके आपको मार्क्स दिए जाएंगे। इस चीज़ को भी ध्यान में रखिएगा। मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे नोट्स से आए थे। 2026 के लिए भी सीयूईटी पीजी बैच चल रहा है, आप आके ज्वाइन कर सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट, पिछले बार 2024 में इतना बेस्ट रिजल्ट था हमारा, फिर भी 20 से 25 लोगों ने टेस्टिमनी अपना रिकॉर्ड करके वीडियो भेजा था। इस बार मैं कम से कम 50 से 60 स्टूडेंट्स का टेस्टिमनी चाहता हूँ। आप मेरी मेहनत का जो है वो कुछ तो फल दें भाई। आप जिसको मानते हैं भाई, कम से कम देख के वो टेस्टिमनी बना दीजिएगा आप लोग। चलिए चलते हैं एक एक करके, इसको मैं डिटेल में भी डिस्कस नहीं करूंगा। अभी जो एनटीए ने आंसर की दिया है बस उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, क्या है कैसे है। और यहाँ पे क्वेश्चन के लेबल्स लिखे हुए हैं। ओके। तो कुल मिला के आप लोग मैच कर लीजिए और देखिए आप लोग का कितना स्कोर आ रहा है। उसके बाद कट ऑफ ये सब प्रिडिक्ट किया जाएगा। क्योंकि पेपर तो मुझे काफ़ी आसान लगा। अब क्यों आसान लग रहा है मुझे नहीं पता। शायद 3 बार जेआरएफ हूँ इसलिए लग रहा है कि मुझे नहीं लाइक मालूम, मुझे बहुत आसान लग रहा है ये वाला। और भी बहुत सारे लोगों को आसान लग रहा है, इसलिए 250 प्लस कम से कम 4 से 5 लोगों ने मैसेज कर दिया अभी तक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। तो पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कौन से पॉलिटिकल थिंकर बिलीव करते थे कि जो सत्य है वह एसेंस है आपका धर्म का? तो महात्मा गांधी बिलीव करते थे। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ये एक रैंडम क्वेश्चन है तो इसको मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। इसका जो आंसर की जो एनटीए ने दिया है, एक सेकंड रुकिएगा, इसका जो आंसर की एनटीए ने दिया है इसका ऑप्शन नंबर 4 को आंसर की दिया है। तो अभी मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, उसी को मैं लेकर चलूंगा। और इसको आपको अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए था। इस तरह के जो रैंडम क्वेश्चन होते हैं छोड़ देने में ही बेहतरी होती है हमारी। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। इसमें अगर आप एलिमिनेशन मेथड लगाते तो आपको मालूम लग जाता। मेरिल जो जो मेरिल स्टोन क्राफ्ट है उनसे रिलेटेड जो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत दिया हुआ है, बाकी सब ऑप्शन ठीक दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर इन दिस। मैं एक और वीडियो लाऊंगा और उस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करना था, एक्सप्लेन करूंगा। अभी मैं आंसर्स मैं आपको बता दे रहा हूँ, काफ़ी रात हो चुका है और यूएस में भी क्लासेस ले रहा था अभी, तो टाइम कम मिला मुझे। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी करके हम लोग खत्म करते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो मनरेगा है, मनरेगा में कितने दिन की गारंटी दी जाती है कि आपको इतना दिन तो काम करने को मिलेगा ही मिलेगा? तो 100 दिन की गारंटी दी जाती है एक साल में। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था, पंचायती राज जिससे आया था, तो उसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है किस आर्टिकल में दिया हुआ है? तो 243 के में दिया हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा मॉडरेट कहूंगा लेकिन ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। नॉलेज विदाउट जस्टिस और टू बी कॉल्ड कनिंग रदर देन विजडम, हु सेड दिस वर्ड? कि देखिए, अगर आपके पास नॉलेज है समाज के पास लेकिन उस समाज में जस्टिस नहीं है, न्याय नहीं है, तो उसको आप ज्ञान नहीं कहेंगे, उसको बस आप चालाकी कहेंगे। ये प्लेटो का बहुत ही फेमस आपका स्टेटमेंट है। तो ये मॉडरेट क्वेश्चन है, मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि ये मैंने नोट्स में तो बताया नहीं थी। ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सुपर इजी मैं इसको मान सकता हूँ क्योंकि ये सब नोट्स में पढ़ाए हुए थे, सब बैच से ही है। इंक्रीमेंटल मॉडल आपको पता ही है। तो 1 का आप सीधे 3 में मैच कर देंगे, क्योंकि इंक्रीमेंटल मॉडल जो है पब्लिक पॉलिसी का कहता है कि जितनी भी सरकार की पॉलिसीज बनाई जाती हैं वो पिछले पॉलिसी में ही थोड़ा बहुत बदलाव करके उसको ला दिया जाता है। तो इसीलिए 1 का 3 मात्र एक ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। बाकी इसके बारे में हम लोग अलग से डिस्कशन करेंगे। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। आप आप ऑप्शन नंबर ए देखिए, यहाँ पे कन्वेंशनल
पार्टिसिपेशन। अब कन्वेंशनल पार्टिसिपेशन क्या होता है? आप बस चुनाव में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं एक बार 5 साल में, एक कन्वेंशन है एक तरह से बना हुआ, राइट? तो ये परंपरा है एक तरह से। तो ऑप्शन नंबर ए आप जो है आंसर कर सकते हैं इसका। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मतलब पॉलिटिकल साइंस के हर एक स्टूडेंट को जानना चाहिए, फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है। आर्टिकल 3 तो बात करता है किस बारे में, कि कैसे न्यू स्टेट्स बनाए जाते हैं हमारे इंडिया में। आर्टिकल 29 जो है ये आपका कल्चरल और एडुकेशनल राइट्स से रिलेटेड है। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ है। आर्टिकल 22 जो है आर्बिट्री जो अरेस्ट किया जाता है, डिटेंशन किया जाता है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये मैंने लगता है नेट के बैच में पढ़ाया था, मुझे लगता है मैंने सीयूईटी पीजी वालों को भी पढ़ा रखा था ये वाला, कि कौन से जो आपके सेक्रेटरी जनरल हैं कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, आपका यूथांत कहाँ से बिलोंग करता था, बाम की मून कहाँ से बिलोंग करता था। शायद से मैंने बता रखा था इसको, मुझे लेक्चर को रेफर करना पड़ेगा, मैंने पक्का बता रखा था। तो जो आपका ट्राइब ली था ये आपका नॉर्वे से बिलोंग करता था। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ओके, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब ये क्या ही क्वेश्चन है। अब वीर सावरकर जी ने मित्र मेला की शुरुआत की थी, इससे आसान क्या ही पूछ सकता है। अब इसमें मैं क्या ही डिस्कशन करूं। 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से राइट टू एजुकेशन लाया गया था, जो कि आर्टिकल 21A में है। अब इससे आसान क्या ही पूछेगा, बहुत आसान पेपर है। अगर आप देखिएगा तो बहुत आसान पेपर है। ये भी बहुत सिंपल है, मैंने एक एलिमिनेशन मेथड पे वीडियो बनाया था, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एलिमिनेट करके बन जाते हैं। तो जो आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में भी, हमारे भारत में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक व्यक्ति का एक ही वोट होता है भाई, एक व्यक्ति के मल्टीपल वोट कैसे होंगे? आपका वोट एट द एंड तो वन ही वोट काउंट होके किसी और में जाएगा ना, भले ही वो ट्रांसफर होते रहेगा, लेकिन होगा तो एट द एंड एक ही वोट। तो डी तो आप ऐसे एलिमिनेट कर दो, डी एलिमिनेट हुआ, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये हो गया, तो 2 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये भी। अब ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे आपको पता है कि दादरा और नगर हवेली जो है, इसको एक यूनियन टेरिटरी बनाया गया था, कब बनाया गया था, इस तरह से करके इसमें पूछा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, ये अमेंडमेंट से रिलेटेड है और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अभी के लिए आप लोग इसको मैच कर लें। ओके, तो सबसे पहले दादरा नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, फिर उसके बाद नंबर सी अबोलिशन हुआ प्रीवी पर्स का, फिर उसके बाद आपका इलेक्शन का जो ट्राइब्यूनल था उसको अबोलिश किया गया, और उसके बाद वोटिंग एज को आपको मालूम ही है उसको कम किया गया। जो आपका 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये राजीव गांधी की सरकार लेकर आई थी। तो ये कुल मिला के बात है। अब ये क्वेश्चन बताइए, तो सीयूईटी पीजी के लेवल पे पूछ रहा है कि ग्लोबल ट्रेड को कौन कंट्रोल करता है, उसके रूल्स को? तो भाई डब्ल्यूटीओ कंट्रोल करता है, मैं क्या ही इसमें आपको बताऊं। अब ये जो क्वेश्चन है कि आपका इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो अच्छा ये प्रियम्बल क्या लिखा हुआ है इसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शॉर्ट टू इम्प्लीमेंट द इकोनॉमिक जस्टिस एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इंश्योर्ड बाय द प्रियम्बल। ओके, ये जो है आपका 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही जोड़ा गया था इस चीज को। तो ये वाला 44th से ही जोड़ा गया था, तो इसीलिए वही आंसर हो जाएगा। ओके, ये सब क्वेश्चन को हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे, अगर कुछ टेक्निकलिटीज है इन सब में तो एनटीए ने तो यही आंसर कर रखा था। अब ये तो हमारे नोट्स में है कि ऑस्ट्रेलिया में कौन सा आपका जो सिस्टम चलता है, तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का जो इलेक्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया में, वो अल्टरनेट वोटिंग मेथड से होता है। ये मैंने आपको पढ़ा रखा है जब इलेक्टोरल सिस्टम में आपको पढ़ा रहा था। ये एनटीए का पीवाईक्यू में से है, मुझे याद है। ये तीनों मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का मतलब होता है लॉ ऑफ यूनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ अपोजिट, निगेशन ऑफ निगेशन, और जो क्वांटिटी है वो क्वालिटी में चेंज करता है। तो फोर्थ वन जो होगा वो आपका नहीं है पार्ट डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन को बहुत सारे लोग चैलेंज करने के लिए बोल रहे थे, कुछ ग्रुप्स में मैसेजेस आए हैं, बट इसको चैलेंज नहीं कर सकते, सब ठीक ही लिखा हुआ है। महात्मा गांधी जो है बिलीव करते थे कि जो सत्य है, सत्य से ही आप अहिंसा तक पहुंचेंगे, ऐसा लिखा हुआ है। ओके, दूसरा ऑप्शन में लिखा हुआ है आप सत्य से ही अहिंसा तक पहुंचेंगे, ऐसा लिखा हुआ है इसमें। ओके, वो बिलीव किया करते थे। अब इसमें लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव मीनिंग ऑफ सत्य और अहिंसा, ये दोनों पॉजिटिव मीनिंग और नेगेटिव मीनिंग, ये दोनों के बीच में डिफरेंस किया करते थे। ये भी सही बात है। अहिंसा जो है वो ट्रुथ के बराबर है, ऐसा मानते थे।
और अहिंसा इज द मीन्स एंड ट्रूथ इज द एंड। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा चैलेंज के जोन में रख तो सकते हैं। चैलेंज के जोन में इसलिए रख सकते हैं कि जो वर्डिंग है ये महात्मा गांधी के फिलॉसफी से जो है पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा। अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इसमें आखिर गलती कहाँ पे है, इसके वर्डिंग्स को अगर देखा जाए। वरना आमतौर पे अगर ऊपर ऊपर तौर पे सुपरफिशियली इसका मीनिंग देखे तो ये क्वेश्चन ठीक कर सकता है, एनडीए कह सकता है कि ठीक ही है भाई। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो महात्मा गांधी जो है ना, अहिंसा और ट्रुथ को मीन्स और एंड के प्रिंसिपल में वो बिलीव ही नहीं करते थे। वो बिलीव करते थे कि मीन्स मीन्स और एंड जो है वो दोनों इंपॉर्टेंट होता है। ओके, मीन्स एंड एंड बोथ शुड बी जस्टिफाइड, ये कुल मिला के बात है। राइट। तो बहुत बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो इसको हम लोग चैलेंज कर सकते हैं, इसको मैं अभी डॉट लगा के रख रहा हूँ, इसके बारे में कल और डिस्कशन करूंगा। अब ये कोल्ड वॉर पीरियड का है, ये नोट से दिया हुआ है कैसे कैसे क्या हुआ था। तो सबसे पहले बर्लिन ब्लॉकेट हुआ था आपका 1948 के आसपास में, अगर आपको ध्यान में हो। तो उसके बाद आपका बर्लिन वॉल को कंस्ट्रक्ट किया गया था। फिर सोवियत का इन्वेजन हुआ था चेकोस्लोवाकिया में। और फिर उसके बाद कम्युनिस्ट चाइना ने जब पिंग पोंग डिप्लोमेसी हुई थी, तो उसके बाद यूएन को ज्वाइन किया था। तो ये ठीक ही क्वेश्चन है। अब ये क्या ही क्वेश्चन है, मतलब इससे आसान क्या ही पूछ सकता है कि अमेरिका जो है, ये जो अभी एनटीए ने आंसर किया है अभी मैं वो आपको बता रहा हूँ, इसके बारे में बाद में डिस्कशन हम लोग और डिटेल में एक और वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को आंसर की देखने ही नहीं आ रहा, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ओके। तो अमेरिका जो है वो आंसर इसका हो जाएगा, सिक्योरिटी काउंसिल में उसी के पास है। राइट। अब ये देखिए बड़ा कॉमन सेंस सा क्वेश्चन था कि आखिर यूएन चार्टर में कौन सा आपका फाउंडिंग प्रिंसिपल नहीं है। यूएन का चार्टर में ऐसा लिखा हुआ है। तो सिक्योरिटी और पीस को मेंटेन करने के लिए आपका चार्टर में लिखा हुआ है। फ्रेंडली जो रिलेशन है वो डेवलप करने के लिए चार्टर में लिखा हुआ है। इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करने के लिए लिखा हुआ है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट माइनॉरिटीज का हो, ऐसा क्यों ही लिखेगा, ये तो बड़ा कॉमन सेंस का बात है। ऐसा यूएन क्यों ही करेगा। अब यहाँ पे जो इमेजिन्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट है बेनेडिक्ट एंडरसन ने दिया था। तो इसको मैं क्या ही बोलूँ, ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो ये तो आप आराम से पकड़ सकते हैं। ये डेट्स काफ़ी सुपर इजी हैं, आपको पता है कि WTO 1995 में बना था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हिरोशिमा नागासाकी में 1945 में हुआ था आपका। इन्वेजन जो है आपका हंगरी का 1956 में हुआ था। जो कोलैप्स है सोवियत रशिया का, ये 1991 में हुआ था। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका आंसर भी ठीक टिक किया हुआ है। ओके। अब ये वाला जो है ग्लोबल जस्टिस से ये क्वेश्चन लिया गया है, ये कॉमन सेंस और कॉन्सेप्ट से। मैंने आपको ग्लोबल जस्टिस को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। और ग्लोबल जस्टिस के कॉन्सेप्ट में थॉमस पोगे जो हैं वो कहते हैं कि जो आपका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है उसके कारण से आपका ग्लोबल पुअर और ग्लोबल रिच के बीच में डिफरेंस है। और इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट को जो ग्लोबल लेवल पर है उसको अगर हम ठीक करने की कोशिश करें तो चीज़ें बेहतर बन सकती हैं, ऐसा उनका मानना था। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि इसमें आप थॉमस नेगल में और थॉमस पोगे में कंफ्यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों कहीं ना कहीं आपका ग्लोबल जस्टिस के कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। तो ये कुल मिला के बात है। ओपन डोर पॉलिसी कौन लेकर आता है, तो भाई जब डेंग जॉपिंग आए थे तो 1978 1979 में आपका मौ के जो है मृत्यु के बाद ओपन डोर पॉलिसी लेकर आए थे। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लाइक सुपर डुपर इजी क्वेश्चन। ये एक मैं टफ क्वेश्चन मानूंगा, और इसके बारे में मुझे भी काफ़ी नहीं पता, क्योंकि इटली का जो आपका यूनिफिकेशन हुआ था उसमें मजीनी का, गैरीबाल्डी का, कैफूर का, ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। जो मजीनी है वो एक पोएट था, इसको हर्ट कहा जाता था, जो इटालियन यूनिफिकेशन था। उसी तरह से माइंड कहा जाता था कैफूर को, वो लीडर था। और गैरीबाल्डी को शोल्डर कहा जाता था, वो श्रोड था, वहाँ का तलवार था। तो इसके बारे में मुझे देखना पड़ेगा, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। तो इसको मैं टफ के श्रेणी में मैं रखना चाहूँगा। उसके बाद ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है कि सप्तंग थ्योरी में जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, उसमें कौन सा पार्ट नहीं है सप्तंग में। तो अमात्य है, दुर्ग है, कोश है, शक्ति नहीं है। बहुत इजी है, सुपर इजी। अब जेएस मिल, कितना आसान सा क्वेश्चन है कि कोहर्जन कब किया जाता है एक स्टेट के द्वारा किसी इंडिविजुअल का। हार्म प्रिंसिपल, मतलब अगर व्यक्ति किसी और को चोट पहुंचाने की कोशिश करे तब कोहर्जन करने की कोशिश करेंगे। मतलब अपनी रक्षा करने के लिए अगर मुझे हार्म पहुंचे तब हम कोहर्जन का उपयोग कर सकते हैं, वही रैशनल ग्राउंड होगा। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
ये मॉडरेट मैं इसको मान के चल सकता हूँ, क्योंकि मे बी ईयर्स कभी कभी आपके दिमाग में नहीं आते। तो आपका एशियन जो रीजनल फोरम है ये 1994 में स्टैब्लिश हुआ था। ये कुल मिला के बात है इसमें। अब इससे आसान क्या ही पूछेगा कि एथ शेड्यूल में क्या लिखा जो है आपका दिया हुआ है। तो ऑफिशियल इंडियन लैंग्वेजेस हैं, बहुत आसान है। इससे आसान क्या ही पूछेगा। अब ये बताइए, हमने पढ़ रखा है कि नहीं। तो इंक्रीमेंटल मॉडल चार्ल्स लिंडब्लोम ने दिया है, सिस्टम अप्रोच जो है आपका डेविड ईस्टन ने दे रखा है। तो ऑप्शन सी का अगर आप लगाइएगा 2, तो ऑप्शन सी का ओके, एक ही ऑप्शन में है, देखिए एक ही से मिल गया आपको। बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाद में इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ये कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है कि लॉ का मतलब कुछ भी नहीं बल्कि आपका सोवरेन का कमांड है। तो ये मोनोइस्टिक थ्योरी ऑफ सोवेरेनिटी है। या तो इसका आंसर जॉन ऑस्टिन होगा, या तो आपका थॉमस हॉब्स होगा। तो थॉमस हॉब्स तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो जॉन ऑस्टिन इसका आंसर करेंगे। कितना आसान है। हुगो ग्रोटियस तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता था। हुगो ग्रोटियस इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एंड हु coined द वर्ड, द टर्म इंटरनेशनल लॉ, सो ही वाज जेरेमी बेंथम। सो दैट्स द पॉइंट। अब यहाँ पे नेगेटिव वोट नोटा का सिस्टम 2013 में आया था, काफी आसान सा क्वेश्चन है। अब अम्निस्टी इंटरनेशनल किस चीज के बारे में लाइक कैंपेन करता है, इसमें मैं इजी लिख भी नहीं पाया, इतना इजी है इसलिए। ह्यूमन राइट्स के लिए करता है भाई, बहुत आसान है। अब राइट टू प्राइवेसी, अब इससे आसान क्या पूछेगा, इससे इजी क्या ही पूछेगा। तो जो पुट्टा स्वामी केस था उसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट के तौर पे जोड़ा गया था। ये एक क्वेश्चन मैं आपको टफ कह सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है, हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर हाईलाइटेड द मिथ्स अबाउट द मेन बीइंग जस्ट वॉरियर एंड वीमेन बीइंग ब्यूटीफुल सोल्स टू बी सेव्ड। तो ये आपका जो जीन बैथ के याल्स्टीन है, उनका ये कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। तो ये एक टफ क्वेश्चन है, ये नेट के लेवल का आप मान के चल सकते हैं। इससे आसान आपको क्या ही पूछ सकता है। सबसे पहले कोरियन वॉर, फिर उसके बाद वियतनाम वॉर हुआ था, फिर नॉन जो है प्रोलिफरेशन ट्रीटी हुआ था आपका 1967 के आसपास में। फिर आपका सॉल्ट की ट्रीटीज हुई थी। मैंने सब ये सब क्रोनोलॉजी पढ़ा रखा है। मैक्सिमम क्वेश्चन नोट्स से है, डायरेक्ट नोट से क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन मैक्सिमम। अब दान नाम का अर्थशास्त्र में, फॉरेन पॉलिसी में कुछ है नहीं। विग्रह है, आसन है, राइट, बहुत सारी चीज है। यान है, बहुत बहुत सारी चीज है। दान कुछ नहीं है। तो अब इससे आसान क्या पूछेगा। ये तो शॉकिंग वाला मेरा इमोजी है भाई, इतना आसान कैसे आप पूछ सकते हो। रियलिस्ट ट्रेडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरेस्ट होता है, इससे आसान क्या पूछेगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें जो है ये भी नोट से है मेरे ख्याल से। तो ऑपरेशन जिब्राल्टर के बारे में दिया हुआ है, कारगिल वॉर के बारे में, कराची एग्रीमेंट के बारे में, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ऑप्शन नंबर 4 एनटीए ने आंसर किया है। इसके बारे में अगले क्लास में हम लोग डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे। बाउंडेड रेशनैलिटी भाई हर्बर्ट साइमन ने दिया था, इससे आसान क्या हो सकता है। बहुत आसान। वर्च्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया भाई, मैकियावेली ने वर्च्यू का कॉन्सेप्ट दिया है। मैकियावेली ने राजा के वर्च्यू के बारे में बात करता है, प्रिंस के वर्च्यू के बारे में। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब ये तो मैं जब एक दिन पहले बात कर रहा था तो क्लास में भी इसके बारे में मैंने बात कर रखा था। मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो भी शॉर्ट्स अपलोड कर रखा है। मैं एक दिन पहले बोल रहा था कि मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आ जाए कल की एग्जाम में, टायरनी ऑफ मेजोरिटी किसने दिया, तो एलेक्सिस डी टोक्वेल ने दिया। तो और ये क्वेश्चन आ गया, लोगों ने बताया था मुझे, तो चलिए अच्छी बात है। अब ये अगेन शॉकिंग, सार्क कब ज्वाइन किया। 2007 में किसने ज्वाइन किया, अफगानिस्तान ने। बहुत आसान सा क्वेश्चन। पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी को कौन डिस्टिंग्विश करता है। टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी बुक किसने लिखा है भाई, ये क्या ही पूछ रहा है, आइजिया बर्लिन होगा। ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट हाँ कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है, क्योंकि ये नेट का पीवाईक्यू में से है। तो इसीलिए मैं नेट का, यूजीसी नेट का पीवाईक्यू आपको 2020 तक का सॉल्व करने के लिए बोला था। और बहुत सारे लोगों ने सॉल्व किया है। और भाई 250 प्लस, डोंट फॉरगेट द टेस्टिमनी गाइस, ओके एवरीबडी। जस्ट 1 मिनट का वीडियो मांग रहा हूँ, उससे ज़्यादा कुछ मांग नहीं रहा हूँ। प्लीज़ रिजल्ट के बाद दे दीजिएगा और इन्जॉय कीजिए अपने लाइफ को, जिनका 250 प्लस आया है जेएनयू में आराम से। तो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन अडॉप्टेड, तो ये आपका 1979 में लाया गया था। तो ये इजी था, बट हाँ कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है, आई अग्री। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज कर गए होंगे। अब डिस्कोर्स ऑन पॉलिटिकल इकोनॉमी में ही जनरल विल लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जनरल विल दिया हुआ है। तो ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था इसमें।
और बाकी जितनी भी चीज़ें दी हुई हैं जनरल विल के बारे में, वो ठीक लिखा हुआ है। इसके बारे में हम लोग कल के क्लास में ठीक ढंग से डिस्कस करेंगे। ये तो पूरा पूरा एलिमिनेशन वाला है। अब हाइब्रिड रिजीम क्या होता है, जहां ऑथोरिटेरियन कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो फोर्थ वाला कैसे हो सकता है कि वंस इलेक्टेड द गवर्नमेंट शो फुल सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्ट्रेंट, मतलब संविधान की रक्षा करेगा, संविधान जो कह रहा है उस हिसाब से काम करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता, तो डी काट दीजिए। तो जहां जहां डी है उसको काट दीजिए। बाकी तो भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये, तो आप इसको आराम से आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन बी क्या है, मैं एक बार देख लूँ इसमें कम से कम। द गवर्नमेंट प्रेशर ऑन अपोजिशन पार्टी एंड कैंडिडेट्स आर कॉमन। हाँ बिल्कुल सही बात है, गवर्नमेंट का प्रेशर अपोजिशन पार्टी और उनके कैंडिडेट पर अब छापा वापा पड़ने लगता है भाई। अब ये क्या ही क्वेश्चन है कि बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी किसने बनाया था, तो भाई लेनिन ने बनाया था। बहुत आसान। अब मैं क्या इसमें बोलूँ, वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी वन, तो ये थॉमस हॉब्स ने। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब इसमें भी मैं क्या कह सकता हूँ, ये कुछ ये क्वेश्चन में बहुत सुपर डुपर इजी है। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बारे में बात किया था, स्लेव सोसाइटी के बारे में बात किया था, फ्यूडलिज्म के बारे में, तब कैपिटलिज्म के बारे में बात किया था। मैं क्या इसमें कह सकता हूँ। ये जो जीआई हाइपोथेसिस है जेम्स लेवलॉक का, मैंने क्लास में पढ़ा रखा है, नोट से है कि आप बस धरती को बर्बाद कर सकते, आप सुरक्षित नहीं कर सकते। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो पेरिस फ्रांस में है। अभी ही तो यूनेस्को आपका बहुत न्यूज़ में था, अभी भगवत गीता को भी स्थान दे दिया गया है, राइट। अब ये भी क्वेश्चन मॉडरेट था, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा, जो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिडिक्शन के बारे में है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है एनटीए ने आंसर किया है, तो अभी टाइम कम है, तो अभी आप बस ये ध्यान में रखिए आपका सही हो रहा है कि नहीं। बाकी कल के क्लास में इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। 28th स्टेट जो है यूरोपियन यूनियन में कब जुड़ा, 2013 में जुड़ा था। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब ये भी एलिमिनेशन से आराम से बन जाता। कैग जो है वो फंडिंग गवर्नमेंट एक्टिविटी के लिए नहीं प्रोवाइड करता, तो सी काट दीजिए। कैग क्यों फंडिंग प्रोवाइड करेगा भाई। फंडिंग प्रोवाइड करता है आपका पार्लियामेंट अप्रूव करता है, और फंडिंग जो है वो आपका बजट से डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज जो है प्रोवाइड करती हैं गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के लिए और तमाम चीज़ों के लिए, कैग नहीं करता। तो इसीलिए सी जहाँ जहाँ है काट दीजिए, तो सब में है तो सब कट गया, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बाकी इस क्वेश्चन के बारे में कल डिटेल में डिस्कस करूंगा। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर हर्बर्ट साइमन ने लिख रखा है, बुक का नाम है। बहुत आसान। अब ये जो है क्वेश्चन बहुत लोगों के लिए टफ हो सकता है। द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंडिया में एनटीए ने आंसर किया 2001। इसके बारे में कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। ये तो बहुत ही आसान है मेरे भाई, बहुत आसान। अब इसमें आपको मालूम ही होगा कि जो आपका स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस हुआ था, इंदिरा गांधी पार्टिसिपेट की थी, 1972 में हुआ था। फिर वियना वाला 1985 में, इसके बाद तुरंत आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में हो गया था। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हो गया था, 2005 से लागू हुआ था। बर्टलैंड कमीशन का रिपोर्ट 1987 में आया था। तो इस हिसाब से आंसर कीजिएगा तो ए ही आंसर निकलेगा, ठीक लिखा हुआ है। अब ये वाले क्वेश्चन में मुझे डाउट है। ये क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है स्टडी करके, इस चीज़ के लिए प्रूफ हमें ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि जुडिशरी का कोई रोल नहीं होता पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि बहुत बार पॉलिसी फॉर्मुलेशन इनिशिएट ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से होते हैं। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाता है, डांट लगाता है। जुडिशियल रिव्यू की बहुत सारे मुद्दे इसमें आ जाएंगे, जुडिशियल एक्टिविज्म से जुड़े हुए मुद्दे आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता है, एक गांधी जी वाला ऊपर वाला क्वेश्चन चैलेंज किया जा सकता है। अभी मैं जब ऊपर ऊपर सुपरफिशियली देख रहा हूँ, बाकी डिटेल में जो जो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले हैं मैं उसको एक बार देख लूंगा। अब ये क्वेश्चन तो एक थोड़ा सा टफ है। तो एन अटेम्प्ट टू इंटीग्रेट द हिस्टोरिकल एंड पॉलिटिकल साइंस रिसर्च मेथड इन सीकिंग टू एक्सप्लेन अ स्पेसिफिक आउटकम इज कॉल्ड। तो ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, और ये आपका रिसर्च मेथडोलॉजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो अभी जैसा कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो हम लोग उसमें पेपर 1 पढ़ते हैं। आप अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो एनालिटिकल जो है इसको एनालिटिक आपका जो है नैरेटिव कहा जाता है। ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं ही करना बेटर होता। बाकी ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा है। आपका कब 10th स्केड्यूल ऐड किया गया था, तो ABDC होगा, सही है। आपका 9th स्केड्यूल कब ऐड किया गया था, तो आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से।
फिर बी ऑप्शन में वो बेरूबारी केस से रिलेटेड है, जिससे कुछ आपके टेरिटरीज दिए गए थे पाकिस्तान को। फिर प्रियम्बल में जो है वर्ड जोड़ा गया, फिर बाद में मिजोरम जो है वो आया था आपका एग्जिस्टेंस में, राइट। तो ये भी ठीक दिया हुआ है, आंसर की ठीक था। अब भाई रशिया का सबसे पहला इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन था? भाई ये इतना कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, मैंने रशियन लीडर्स के बारे में, कोल्ड वार के बारे में आपको बता रखा है, तो कोल्ड वार में इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं हुआ करते थे। तो ब्रेंजनेव के बारे में मैंने लिमिटेड सोवेरेनिटी का कॉन्सेप्ट उनका पढ़ा रखा होगा, उन्होंने लिमिटेड सोवेरेनिटी के बारे में बात किया है। आपका निकिता क्रुश्चेव के बारे में बता रखा होगा, जब मैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बता रहा हूँ, स्टालिन को कौन नहीं जानता। तो याल्स्टीन इसका आंसर होता मेरे भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये, करना चाहिए था अटेम्प्ट। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, सेकुलर करेक्टर क्या प्रोवाइड करता है? तो प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया है। अब यहाँ पे स्टेट को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा अपने पावर को। तो मैंने ये क्या नहीं बता रखा कि नियो रियलिस्ट जो है दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पावर मैक्सिमाइजर, एक होते हैं सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर। कितना कॉमन सेंस है बताइए। तो पावर मैक्सिमाइजर का बात करता है जॉन मैक जो है आपका मर्साइमर, और ये ऑफेंसिव रियलिस्ट है। और आपका सिक्योरिटी मैक्सिमाइजर है केनिथ वोल्ज, जो कि आपका डिफेंसिव रियलिस्ट है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, इसको अटेम्प्ट करना चाहिए था। अब ये क्वेश्चन का मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत आसान था, क्योंकि उससे भी ज़्यादा आसान था। तो जॉन रॉल्स का जो जस्टिस का प्रिंसिपल है, वो रैशनल इंडिविजुअल ने बनाया था हाइपोथेटिकल सिचुएशन में, जिसको ओरिजिनल पोजीशन कहा जाता है। और उस ओरिजिनल पोजीशन में लोग वेल ऑफ इग्नोरेंस में थे। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। शार्क कहाँ एस्टेब्लिश हुआ था? ये नहीं पूछ रहा कि शार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये पूछता कि शार्क का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो काठमांडू आंसर करते। बट शार्क को ढाका डिक्लेरेशन के नाम से जाना जाता है। 8 दिसंबर के दिन, इफ आई एम एबल टू रिकॉल प्रॉपरली, बनाया गया था इसको। तो ढाका डिक्लेरेशन कहा जाता है, तो ढाका वुड बी द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, जैसा कि एनटी ने कहा है। अब ये क्वेश्चन मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, लक्ष्मीकांत तो एक बार जरूर ही पढ़े होंगे। लक्ष्मीकांत का पहला लाइन लिखा हुआ है कि किसने सबसे पहली बार जो है वो आइडिया दिया था एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। तो एम एन रॉय। इनफैक्ट जब हम लोग जेवियर में पढ़ा करते थे, तो हमें जो सर पढ़ाया करते थे, वो ये लाइन बार बार रिपीट करते थे, इट वाज ओनली इन 1934 कि कम्युनिस्ट लीडर एम एन रॉय, ऐसा करके। तो ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 70 वाला भी बहुत आसान है, सब इसमें सही है। मॉर्गन थाउ के 6 प्रिंसिपल्स इसमें दिए हुए हैं और सब इसमें सही है, ओके। अब फुल मेंबरशिप ऑफ कम्युनिटी, ये नोट्स में मैंने लिखा रखा था, एकदम साफ साफ लिखा हुआ था। टीएच मार्शल ने सिटीजनशिप को डिफाइन किया था इस तरीके से। अब इंटरेस्ट ऑफ फैक्टर, भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने रैशनल चॉइस थ्योरी आप लोगों को बता रखा है, जहाँ जो गवर्नमेंट स्टाफ होते हैं वो अपने ही जो है मकसद के लिए काम करते हैं, अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। मैंने निष्कानन, बूचानन, तुलॉक, ये सब के बारे में बता रखा था। रैशनल चॉइस थ्योरी होगा मेरे भाई, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। जो परवर्टेड फॉर्म होता है, अरिस्टोक्रेसी का ओलिगार्की होता है, आप सबको पता है, मोनार्की का टायरेनी होता है, ओके, ये सब आप सब जानते हैं। और पॉलिटी का डेमोक्रेसी उन्होंने बता रखा था। अब मैं इसमें क्या बताऊं कि मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर इन द चेन, ये किसने कर जो है कह रखा था? ये जीन जैक रूसो ने कह रखा था, इससे आसान क्या ही पूछ सकता है। और अभी तुरंत जो है आपका पोर्ट प्लेयर का नाम चेंज हुआ है, इसको आपका श्री विजयपुरम कर दिया गया, विजयपुरम। तो ये अंडमान निकोबार का कैपिटल है, आप सबको मालूम ही होगा। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा करंट से रिलेटेड था, बट कॉमन सेंस वाला ही था, इतना तो जानना ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो कि थोड़े टफ थे। और मुझे ऐसा लगता है कि 2 से 3 क्वेश्चन हम लोग चैलेंज करके देख सकते हैं, और उसमें से एक क्वेश्चन ड्रॉप हो जाएगा मुझे लगता है। और मुझे लगता है 1 या 2 ड्रॉप होने चाहिए, बाकी तो सब ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, एक और वीडियो लेकर आऊँगा, अभी थोड़ा टाइम कम है। अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ो तो ऐसे इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर सीयूटी पीजी पॉलिटिकल साइंस। वी विल क्लियर द कॉन्सेप्ट ऑफ पीएसआईआर, एवरीथिंग, यूपीएससी तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो आप इनरोल कर सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ो तो ऐसे को गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, या आप हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं, टेस्टिमनीज देख सकते हैं। बेस्ट रिजल्ट इन जेन्यू एंड एवरीवेयर इज फ्रॉम पढ़ो तो ऐसे, एंड वी आर वर्किंग सिंस 2023, 22 इन फैक्ट, जब से सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।
और आप लोग बताइए आप लोगों के कितने करेक्ट हुए। और एक चीज़ और, मैं एक पोल लॉन्च कर रहा हूँ अपने ऐप में, तो उस पोल में पार्टिसिपेट कीजिए ताकि कट ऑफ को मैं प्रिडिक्ट कर सकूँ। भैया कट ऑफ बहुत टफ इस बार होने वाला है, कट ऑफ तो ज़्यादा जाएगा इस बार, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ये पेपर तो भाई 2024 से काफ़ी आसान लगा, मुझे काफ़ी ज़्यादा आसान लगा। 2024 वाले में तो कुछ कुछ थे टेक्निकल क्वेश्चन जिसको गलत किया जा सकता था, या एनटीए ने बड़ा घुमा के फ्रेम किया था। इसमें तो भाई सीधा सीधा लिख रखा है इसने। तो ये तो है थोड़ा गड़बड़ बात, ये तो काफ़ी कट ऑफ जाएगा इसका। थोड़ा और टफ क्वेश्चन सेट करना चाहिए था। लोग कह रहे थे कि मॉडरेट लेवल है, मॉडरेट में नहीं मानूंगा इसको, मैं इजी ही मानूंगा, और मैं इसको थोड़ा सा मैं बिलो मॉडरेट में मान के चल सकता हूँ। 2024 का पेपर देखिएगा, इससे थोड़ा टफ है। इसमें जो टैगोर जी का स्टेटमेंट लगाने दे दिया था, और भी बहुत सारी चीज़ें दे दी थी, बहुत सारा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स था उसमें। इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका दिन शुभ हो।